मैंने एक बड़ी उम्र के आदमी से दौलत के लिए शादी की थी। मैं जवान और खूबसूरत थी। मैंने सोचा था कि शौहर की सारी तवज्जो मुझ पर होगी, पर वह अपनी अपनी 10 साला बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। सारी जायदाद भी उस बेटी के नाम थी। मैं डर गई कि अगर शौहर मर गया तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसलिए उस लड़की से दोस्ती कर ली और उसको पॉइजन देने लगी। कुछ महीनों में वह मर गई तो शौहर भी उसके गम में निहाल हो गया, लेकिन पैरों तले जमीन तो तब निकली जब तीसरे ही दिन शौहर मुझे एक झोपड़ी में ले आया और बोला, मेरा नाम नूर है, मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली। हम 2 भाई बहन थे। भाई मुझसे बड़ा था, मैं छोटी थी, तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। यही वजह थी कि हमारे घर में गरीबी का राज था। वैसे मेरे बाकी रिश्तेदार भी कुछ ज्यादा मालदार ना थे, बल्कि मेरा सारा खानदान है गरीब था। अगर बात सिर्फ गरीबी की हद तक होती तो शायद जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन मेरे खानदान में तो जहालत भी ज्यादा थी। मेरे खानदान में किसी को पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी न थी, अपने हालात बेहतर करने की कोई परवाह न थी। सब लोग रोज एक से ही मामूलत में लगे रहते और लकीर के फकीर की तरह सब्र शुक्र से जिंदगी गुजारते। जब अब्बा का इंतकाल हुआ मेरी उम्र 5 साल थी और भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। अब्बा का इंतकाल अम्मा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब्बा ही थे जो घर के अकेले सहारा थे। अब्बा की मौजूदगी में रूखी सूखी ही सही पर 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी। भाई तो अभी काफी छोटा था, वह कमाने के काबिल ना था। अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मैं छोटी थी, अकेली घर पर नहीं रह सकती थी, इसलिए अम्मा जब काम पर जाती तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैं अम्मा के साथ अमीर लोगों के घरों में जाती और जब मैं वहाँ के लोगों की जिंदगी देखती तो हैरान रह जाती। मालिकों की ऐश भरी जिंदगी मुझे अपने घर की सादगी और गरीबी देखने पर मजबूर कर देती। वह लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते थे। उनके बच्चे जब सफ़ेद ड्रेस पहनकर बैग पकड़कर स्कूल जाते तो मुझे बहुत अच्छे लगते। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी उनकी तरह स्कूल जाऊं। इस तरह मेरे अंदर भी पढ़ाई का शौक पैदा हो गया था। मैंने अम्मा से स्कूल जाने की जिद बांधी थी। मेरा स्कूल जाना माँ की समझ से बाहर था। अम्मा ने सोच रखा था कि मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊं तो मुझे 2-4 घर काम के लिए दवा देगी और 4 पैसे आएंगे, लेकिन मैंने स्कूल जाने की जिद करके अम्मा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अरे तू क्या करेगी स्कूल जाकर? मेरी फरमाइश पर अम्मा ने हैरान होकर पूछा था। मुझे पढ़ना है, मैंने कहा। अरे कहाँ से तेरी पढ़ाई का खर्च पूरा करूंगी? मेरे पास कहाँ है इतने पैसे, तू मालिकों की हिरस मत किया कर। हम उन जैसे नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते उन जैसे? मालिक क्या आसमान से उतरे हैं? वह भी इसी दुनिया की मखलूक है। अम्मा ने गुस्से से भरे लहजे में कहा था, चुप कर, मेरा दिमाग खराब मत कर, आराम करने दे मुझे। छोड़ स्कूल और पढ़ाई को, यह अमीर लोगों के चोंचले हैं, तू बस काम में दिल लगा। अम्मा ने साफ जवाब दे दिया था। मुझे अम्मा पर दिल भर कर गुस्सा आया था। लोग अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और एक तरफ अम्मा थी जिसे अपनी औलाद के मुस्तकबिल की कोई परवाह न थी। अम्मा को तो इतनी भी तौफीक ना थी कि वह भाई को स्कूल में दाखिला करवा दे तो वह कुछ पढ़ लिख लेता। अम्मा ने भाई को भी काम सीखने पर लगवा दिया था। मेरे ताया का घर साथ ही था। ताया की साइकिलों की ठीक करने की दुकान थी। अम्मा ने भाई को ताया के हवाले कर दिया था कि उसको काम सिखा दे। मेरे पीछे आवारा फिरता रहता है, कहीं बिगड़ ना जाए। ताया ने भाई को अपने साथ दुकान पर ले जाना शुरू कर दिया था। भाई को खुद भी पढ़ाई लिखाई का शौक न था, लेकिन मुझे अपने हालात बदलने और अमीर बनने का जुनून था, इसलिए अम्मा के मना करने से मेरे इरादों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा समझदार थी। बला की होशियारी तो पैदाइशी तौर पर ही मेरे अंदर भरी हुई थी। अम्मा के मना करने पर अगले दिन मैं खुद ही अपने महल मोहल्ले के सरकारी स्कूल पहुंच गई थी और स्कूल की मैडम से कहा कि मुझे पढ़ना है, वह मेरा दाखिला अपने स्कूल में कर ले। मेरे मोहल्ले में ज्यादातर मजदूर और गरीब लोग ही रहते थे जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय कामकाज पर लगा देते थे। यही वजह थी कि मैडम रेहाना मेरे इल्म हासिल करने की लगन से काफ़ी मुतासिर हुई।
उनको अपने स्कूल के बच्चों की तादाद में इजाफा भी करना था। उन्होंने बड़े आराम से मुझे स्कूल में ले लिया था। उस वक्त में ज़्यादा बड़ी ना थी, फिर भी मैं बहुत खुश थी। मेरा दाखिला हो गया था। मैडम ने ही मेरे लिए किताबों का इंतज़ाम कर दिया था और स्कूल के लिए ड्रेस में वकील साहब की बीवी से मांग लाई थी, जिनके घर अम्मा काम करती थी। उनकी बेटी भी मेरी उम्र की थी। मैंने उनको अपने स्कूल जाने का बताया तो उन्होंने अपनी बेटी की पुरानी ड्रेस मुझे दे दी थी, जो मुझे बिल्कुल फिट आई थी। स्कूल के लिए बैग भी मैंने मांगकर कहीं से ले लिया था और सब टीचर्स को कह दिया था कि आइंदा से अपने बच्चों के स्कूल का सब पुराना सामान मुझे दे दिया करें। उनका तो पुराना सामान भी नया ही होता था, जो मेरे काम आ जाता था। अगले दिन मैं जल्दी उठकर सुबह स्कूल जाने के लिए खुद ही तैयार भी हो गई थी। अम्मा हैरान नज़रों से मुझे देखती रह गई थी। अम्मा को मुझसे इस कदर होशियारी की उम्मीद नहीं थी। अम्मा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद स्कूल में दाखिला लेकर सब चीज़ों का इंतज़ाम भी कर लूँगी। माँ ने मुझे कुछ न कहा था। अम्मा का ख्याल था कि कुछ दिनों बाद पढ़ाई का भूत खुद ही मेरे सर से उतर जाएगा, इसलिए उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मैंने स्कूल जाना और दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे स्कूल जाकर एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था। मैं रोज स्कूल जाती और घर आकर अपने किताबों में गुम हो जाती। इस तरह कुछ साल गुजर गए थे। मैंने 5वीं कर ली थी। जब तक मैं 5वीं में आई हमारा स्कूल प्राइमरी से हाई स्कूल में बदल गया था। इस तरह मेरी पढ़ाई में कोई खलल ना पड़ा था। मैं लगातार पढ़ाई करती रही थी। मैडम रेहाना मेरे तमाम हालात जानती थी और वह मेरा खास ख्याल रखती थी। भाई भी इस दौरान साइकिलों के काम का माहिर बन गया था। वह बाजार में अपनी दुकान खोलना चाहता था, उसका अच्छा काम चल सके। दुकान के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। अम्मा ने भाई की दुकान के लिए अपने मालिकों से कुछ रकम ली थी, कुछ पैसे ताया ने दिए थे। इस तरह भाई ने बाजार में एक छोटी सी दुकान खरीद ली थी। उसने अपना काम शुरू कर दिया था। भाई ने बचपन से ज़्यादा वक्त ताया के साथ ही गुजरा था। अम्मा तो सुबह से गई शाम को घर आती थी। अक्सर भाई खाना भी ताया के घर ही खा लेता था। अब तो भाई ने अपनी दुकान खोली थी, लेकिन अभी भी भाई शाम को ही काम से वापसी पर वह पहले ताया के घर हाजिरी देना न भूलता था। मुझे लगता था कि भाई ताया की बेटी हिबा को पसंद करता था। ताया ताई के इरादे भी मुझे कुछ ऐसे ही मालूम होते थे। वह अपनी बेटी का रिश्ता भाई से करने के ख्वाहिशमंद थे। हिबा घरेलू लड़की थी। ताया को इसके लिए भाई से बेहतर रिश्ता कहाँ मिल सकता था। इस दौरान मैं मैट्रिक में आ गई थी। मेरा जवान होकर बड़ा रंग रूप निकला था। मेरे अंदाज में भी काफ़ी बदलाव आ गया था। मैं टीचर से उनके पुराने कपड़े ले आती थी। उनके पुराने कपड़े भी बड़ी अच्छी हालत में होते थे। मैं अपने आप को हमेशा बना संवार कर रखती। मैं तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती तो मोहल्ले के लड़के हैरत से मुझे तकते रह जाते। मैं टीचर्स के दिए हुए फैशनेबल कपड़े पहनती तो कहीं से अम्मा की औलाद नहीं लगती थी। मोहल्ले के लड़के मेरी एक नज़र के इंतज़ार में रहते, लेकिन मुझे मोहल्ले के आवारा लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो किसी अमीर लड़के के ख्वाब देखती थी, जिसके पास बड़ी सी गाड़ी हो, उसका बड़ा सा बंगला हो, जहां मैं शान से रह सकूं। साहिल भी मेरे मोहल्ले में रहता था। अक्सर आते जाते मुझे देखता रहता। मोहल्ले के मोड़ पर उसके बाप की परचून की छोटी सी दुकान थी। साहिल भी अपने बाप के साथ दुकान पर काम करता था। मैं जब भी उसकी दुकान के सामने से गुजरती तो वह सब काम छोड़कर मेरी तरफ देखना शुरू कर देता।
मैं जानती थी कि साहिल एक शरीफ और सीधा लड़का था। वह मोहल्ले के बाकी आवारा लड़कों की तरह नहीं था। मुझे वह शरीफ लगता था, लेकिन साहिल मेरी मंजिल ना था। मैंने हमेशा किसी अमीर लड़के के ख्वाब देखे थे, जो मुझे गुर्बत भरी जिंदगी से बाहर निकाल कर ले जाए। लेकिन इस मोहल्ले में तो दूर तक गरीब बसते थे। मोहल्ले का नाम ही गरीब बाबा था, तो यहाँ किसी अमीर का क्या काम था। मैं जानती थी कि इस मोहल्ले में मुझे ख्वाबों का शहजादा नहीं मिल सकता था, इसलिए कुछ वक्त और गुजर गया। मैंने अपना इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। मैट्रिक के बाद मुझे आगे कॉलेज में दाखिला लेना था। स्कूल की फीस तो मैडम रेहाना जमा कर देती थी, लेकिन कॉलेज के दाखिले के लिए फीस कहाँ से लाती। अम्मा से बात की तो उन्होंने साफ टका सा जवाब दे दिया था, अम्मा मुझे हर सूरत आगे कॉलेज में दाखिला लेना है। तुम कुछ भी करो, कहीं से पैसों का इंतजाम करो, किसी मालिक से उधार मांग लो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है, पढ़ाई का बुखार अभी तक उतरा नहीं है। इतने पैसे कौन देगा और तू क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर। तूने 10वीं पास कर ली है, काफ़ी है। बस अब तू घर बैठ और घर के कामकाज की फिक्र कर। अम्मा मुझसे घर के कामकाज नहीं होते, मुझे हर सूरत आगे दाखिला लेना है। तुम मुझे फीस के पैसे दो बस। कहाँ से लाऊं पैसे, कम वक्त मेरे पास क्या खजाने दफन है जो तुझ पर लुटा दूं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। 2-3 घरों में काम करने का मिलता ही क्या है। ज्यादा घरों का काम मुझसे नहीं होता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं रहा है। वैसे भी मैं अब तेरी शादी करना चाहती हूँ। साहिल की माँ 2 दिन पहले आई थी। उसने साहिल के लिए तेरे रिश्ते की बात की है। बस अब तू शादी करके अपना घर बसा। पढ़ाई को गोली मार, तूने पढ़ लिख कर कौन सा तीर मारना है। करना तो चूल्हा चौकी है ना। अम्मा की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। अम्मा मेरी शादी का तो सोचना भी मत। मुझे शादी नहीं करनी है, और उस साहिल के बच्चे से तो हरगिज नहीं करनी। अब उसकी माँ आए तो मना कर देना। अम्मा ने साहिल से शादी के लिए साफ मना कर दिया था और कमरे से बाहर आ गई थी। गुस्से से मेरा खून खोल रहा था। साहिल के बच्चे की इतनी हिम्मत कि वह मेरे लिए रिश्ता भेजे। उसको तो अच्छी तरह मजा चखाऊंगी मैं। गुस्से में तनतनाती उसकी दुकान में जा पहुंची थी। वह मुझे दुकान में देखकर पहले तो हैरान हुआ था, फिर खुशी के मारे उसके दांत निकल आए थे। नूर तू यहाँ, यह मैं क्या सुन रही हूँ। साहिल तेरी अम्मा मेरे रिश्ता लेकर आए हैं। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझसे शादी करूंगी। मैंने गुस्से से कहा तो साहिल घबरा कर मुझे देखने लगा। क्यों, तुझे ऐतराज किया है? आखिर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। अब मैं उसे क्या बताती कि उसके गरीब घर में और गरीबी वाली जिंदगी में मैं कभी खुश नहीं रह सकती। मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, देख साहिल, अपनी माँ को मना कर दे, फिर मेरे घर ना आए। मैं अभी शादी नहीं करनी चाहती, मुझे पढ़ना है। मैं आगे कॉलेज में दाखिला ले रही हूँ। अभी 4-5 साल तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने उससे टालने के लिए कहा था। देख नूर, मैंने माँ को बड़ी मुश्किल से तेरे रिश्ते के लिए राजी किया है। अम्मा बहुत पढ़ी लिखी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। बस तू इस रिश्ते से मना मत कर, ठीक है? अगर तू पढ़ना चाहती है तो मुझे कोई मसला नहीं है। 1-2 साल अम्मा को शादी से रोक दूंगा। तू जितना मर्जी पढ़ लेना, मैं हूँ, तुझे पढ़ाऊंगा। जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुझे दूंगा। तू मुझसे ले लेना, इनकार मत करना। उसने मन्नत वाले अंदाज में कहा था। पैसों की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मुझे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वाकई पैसों की ज़रूरत थी। क्या तू सच कह रहा है? क्या वाकई तू मुझे पढ़ाई के लिए पैसे देगा? फिक्र ना कर, तुझे कितने पैसे की ज़रूरत है? अच्छा, तू मुझे 5,000 रुपये दे सकता है? मैंने सोचते हुए कहा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, अभी 2,000 रुपये हैं। ये तू रख ले, बाकी पैसे मैं तुझे बाद में दे दूंगा।
साहिल ने इस वक्त जेब से 2000 निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मैं खुश हो गई थी। कुछ ना कुछ पैसों का इंतजाम तो हो गया था। मैं खुशी खुशी साहिल की दुकान से वापस घर आई। अगले दिन मैं मैडम से मिलने स्कूल चली गई थी। मैडम रेहाना ने हमेशा ही मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। तुम्हारा बाप नहीं है ना, तुम सरकारी कॉलेज में यतीम बच्चों की फीस माफ कर दी जाती है। एप्लीकेशन लिखकर दे दो, तुम्हारी पूरी नहीं तो कम से कम आधी फीस तो माफ हो जाएगी। सच मैडम, मैं खुश हो गई थी। मैडम ने मुझे खुद ही एप्लीकेशन लिखकर दे दी थी और मैंने कॉलेज में जमा कर दी थी। मेरी सारी फीस माफ हो गई थी। बहुत कम पैसे मुझे अदा करने पड़े थे, जो साहिल के दिए हुए पैसों में से जमा कर दिए थे, और बाकी पैसों से कुछ किताबें खरीदी थी। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। अम्मा को मैंने नहीं बताया था कि मेरी सारी फीस माफ हो गई है। किताबें भी कॉलेज से ही मिल गई है। कॉलेज की जिंदगी स्कूल से बहुत अलग थी। मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं शुरू से ही काफ़ी होशियार थी। कॉलेज में भी मैं किसी तरह लड़कियों से अपना काम निकलवा लिया करती थी। मैंने कॉलेज में किसी को अपनी हकीकत नहीं बताई थी। सब मुझे अच्छे घर की लड़की समझते थे। मैं काफ़ी मुतमईन थी, लेकिन दूसरी तरफ साहिल ने मेरा नाक में दम कर रखा था। उसे लगता था कि शायद मैं उससे शादी पर राजी हो गई हूँ और बहुत जल्द रुखसत होकर उसकी बीवी बन जाऊंगी। वह मुझसे अक्सर मिलने की ख्वाहिश जताता, जबकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी न थी। वह मेरे लिए ज़रूरत पूरी करने का जरिया था। अक्सर मुझे पैसे दिया करता था। अपने बाप की दुकान से मेरे लिए खाने पीने और ज़रूरत की चीज़ भी ले आता। साहिल के दिए हुए पैसों से मैं अपनी पढ़ाई की ज़रूरत पूरी कर लिया करती थी। मैं जानती थी कि वह ये पैसे सब चीज़ अपने बाप की दुकान से चुरा कर लाता था। उसके पास अपना कुछ ना था। इस तरह कॉलेज में मेरा पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया और दूसरा साल लग गया। कॉलेज में मेरी मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई जो पार्ट टाइम नौकरी करती थी। वह पढ़ाई के साथ शाम को किसी अकादमी में पढ़ाती थी। मैंने भी उनसे बात की थी कि मैं शाम को एक अकेडमी में पढ़ाने का काम करना चाहती हूँ, ताकि कुछ तजुर्बा हासिल कर सकूं। आजकल साहिल ने मुझे काफ़ी तंग कर रखा था। मैं जल्दी ही उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। साहिल की माँ ज़्यादा जल्दी में थी और वह उसकी शादी करना चाहती थी। वैसे भी साहिल की माँ को मैं पसंद ना थी। उनका कहना था कि मैं बहुत तेज़ और चालाक लड़की थी। साहिल के साथ मेरा गुजारा मुमकिन न था। साहिल की माँ ने मुझे ठीक पहचाना था। साहिल के मजबूर करने पर उसने अम्मा से रिश्ते की बात तो कर ली थी, पर वह दिल से राजी ना थी। साहिल उसके पीछे पड़ा हुआ था कि आखिर वह अपनी माँ को कब तक रोक सकता था। साहिल मुझे शादी के लिए दबाव डालने लगा था। फिर उससे मैंने साफ बात करने की सोची थी। साहिल से मिलने दुकान पर आ गई थी। उस वक्त उसका बाप दुकान पर नहीं होता था और गांव में रश भी काफ़ी कम होता था। आखिर कब तक माँ से बहाने करूँगा। दूसरा साल जाने को है, तेरी पढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती, साहिल ने उदास होते हुए अंदाज में कहा था। कॉलेज की पढ़ाई 4 साल चलती है। तुझे क्या मालूम, तूने कौन सा कभी स्कूल की शक्ल देखी है। मैंने जल कर कहा, अच्छा तो बाकी की पढ़ाई शादी के बाद कर लेना। हाँ, जैसे तेरी अम्मा तो बाद में मुझे पढ़ने देगी। शादी के बाद मैंने मुंह बनाकर कहा तो वह चुप हो गया था। जानता था कि मैं सच कह रही थी, तो फिर मैं क्या करूं। तेरे कॉलेज दाखिला लेने से माँ इस रिश्ते के और भी खिलाफ हो गई है। उसने मेरा नाक में दम कर रखा है। वह अपनी भांजी से मेरी शादी करवाना। चाहती है, उसने परेशान लहजे में कहा। देख साहिल, मैं तुझे आज यही कहने आई हूँ कि तू मेरा इंतज़ार मत कर और जहाँ तेरी अम्मा कहती है शादी कर ले। क्या मतलब है तेरा इस बात से?
उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा था। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? देख साहिल, मैं अभी 5 साल शादी नहीं कर सकती और तेरी माँ इतने साल रुकेगी नहीं, इसलिए तू अपनी माँ की मर्जी से शादी कर ले, मेरा इंतजार मत कर। अगर तुझे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो इतने दिन मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया? पहले ही मना कर देती। उसने गुस्से से कहा, मैंने तुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, पर मेरे भी कुछ ख्वाब है। तू खुद सोच, मैंने इतने साल मेहनत की है, अब मैं अपनी मेहनत खराब नहीं करूँगी। पढ़ाई के बाद में कोई अच्छी सी नौकरी करूँगी तो तेरी माँ मान जाएगी क्या? मैं कुएं का मेढक बनकर नहीं रह सकती। मुझे दुनिया देखनी है, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना है। और हाँ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगी। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, जो दे दिया वह दे दिया। साहिल ने बुझे हुए लहजे में कहा, तू इतना ऊंचा मत उड़ के कल को पछताना पड़े। दौलत से इंसान खुशियां और सुकून कभी नहीं खरीद सकता। उसके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ जाहिर हो रही थी। उसने कुछ नहीं कहा आगे और खामोशी से मुड़कर अपने काम में लग गया। मेरे दिल में सुकून उतर आया था। शुक्र था कि मेरी साहिल से मेरी जान छूट गई थी। आज मैंने खुद को आज़ाद महसूस किया था। भाई ने हिबा से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। माँ को क्या एतराज़ होना था? अम्मा ने तो पहले ही भाई को ताया के हवाले कर दिया था। अम्मा पर ताया का एहसान भी था, क्योंकि ताया की संगत की वजह से भाई बिगड़ा नहीं था, वह काम पर लग गया था। आजकल अम्मा की सेहत भी ठीक नहीं थी। अब अम्मा से घर का काम भी नहीं होता था। मैं तो घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। अपना छोटा सा झोपड़ी नुमा घर मुझे वैसे भी जहर लगता था। जल्दी ही भाई की शादी हिबा से हो गई थी। वह मेरी भाभी बनकर मेरे घर आ गई थी। मैं शाम को एकेडमी में नौकरी करती थी। कॉलेज के बाद पढ़ा कर थकान से मेरा बुरा हाल हो जाता था, पर इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे। पैसा कमाना वाकई बहुत मुश्किल काम था। मैं जान चुकी थी कि इसी तरह नौकरी और मेहनत करते एक दिन में मर जाऊंगी, लेकिन अपनी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकूंगी। मुझे उसके लिए कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। मेरा कॉलेज भी 1-2 माह में खत्म होने वाला था। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट ने जगह बना ली थी। अम्मा की तरफ से मुझ पर शादी का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। अम्मा बार बार रिश्ते की बात करने लगती थी। अब तो भाई ने भी अम्मा से कहना शुरू कर दिया था कि जल्द से नूर की शादी कर दो। मोहल्ले के लोग बातें बनाते हैं। मुझे यकीन था कि हिबा ही उसके कान भरती थी और मेरे खिलाफ उसे भड़काती थी। हिबा से शादी से पहले तो भाई को मेरे पढ़ाने अकेले जाने से कोई मसला नहीं था। अम्मा बार बार यही कहती थी, अब तो तेरा कॉलेज खत्म हो गया है, अब तुझे घर बसाना चाहिए। 1-2 बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तेरी मर्जी के मुताबिक। अम्मा की शादी की बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। अम्मा के बताए हुए रिश्ते भी उसके मुताबिक पैसे वाले थे, लेकिन मेरे लिए वह हरगिज़ अहम ना थे। अम्मा, इम्तिहान तो होने दो, फिर सोचती हूँ कुछ। मैं बार बार उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल देती थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह बहाने ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। मेरे इम्तिहान भी सर पर आ गए थे। इम्तिहानों के बाद मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया था, लेकिन मैंने एकेडमी नहीं छोड़ी थी। 4 पैसे ही आ रहे थे, जिससे मैं अपने शौक और फैशन पूरे कर रही थी। एक दिन एकेडमी की लड़कियां कुछ जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। उनके साथ मैंने भी 2-3 जगह नौकरी के लिए दरखास्त दे दी थी। जल्द ही मुझे एक जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यह एक बहुत बड़ी कंपनी थी।
मैं खूब अच्छी तरह तैयार होकर गई थी। मेरी ज़ाहिरी शख्सियत को देखते हुए कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं बहुत खुश थी। ये नौकरी एकेडमी से लाख जगह बेहतर थी। पैसे भी ज़्यादा थे और काम भी आसान था। मेरे ख्वाबों को पूरा करने की पहली सीढ़ी थी। यह एक बहुत बड़ी कंपनी थी। कंपनी का माहौल शानदार था। मैं खूब बन ठनकर और मॉडर्न बनकर आई थी। सब मुझे किसी अच्छे और अमीर खानदान से समझते थे। यहाँ मेरी हकीकत कोई नहीं जानता था। अपना नाम भी मैंने नूर से बदल कर तूबा कर लिया था। मैं सबको अपना यही नाम बताती थी। मेरी नौकरी लगने के बाद से भाई ने घर में फसाद फैला दिया। उसे मेरी नौकरी करने से मसला था। अम्मा, आखिर तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बातों बातों में ताने देते हैं कि मैं बहन की कमाई खा रहा हूँ। अम्मी, तुम उसकी शादी कर दो, वरना इस घर से निकाल दो। अपने ऑफिस में ही रहे, जाकर यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। भाई ने अपना फैसला सुना दिया था। ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। मुझे भी उस झोपड़ी में रहने का कोई शौक नहीं है। तुम ही मरो यहाँ अपनी बीवी के साथ। मैं चली जाऊंगी यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैंने भी कह दिया था। मैं तो पहले ही इस मोहल्ले और घर से अपनी जान चुराना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर मेरे दफ्तर के किसी आदमी ने मुझे यहाँ से आते जाते देख लिया तो उन्हें मेरी हकीकत का पता चल जाएगा और मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। भाई के झगड़े की वजह से मुझे यहाँ से निकलने का बहाना मिल गया था। मैंने अपना सामान समेटा और गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। अम्मा मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने अम्मा की एक न सुनी थी और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया था। कुछ हफ्तों में मैंने दफ्तर के माहौल को अच्छी तरह समझ लिया था। मैंने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। इस तनख्वाह से मैं तो मेरा हॉस्टल का किराया और खाने पीने का खर्चा ही पूरा हो रहा था। मेरे सर पर छत न थी। मैं कब तक हॉस्टल में रह सकती थी? मुझे अपने लिए घर की ज़रूरत थी। मैंने सोच लिया था कि आगे बढ़ने और अमीर बनने के लिए मुझे अपनी अकल को इस्तेमाल करना होगा। अब मैं खास तौर पर अपने बॉस के करीब रहने की कोशिश करने लगी थी। मेरे बॉस और कंपनी के मालिक नवेद खान एक शानदार शख्सियत के मालिक थे। उनकी उम्र 40 के करीब होगी, लेकिन अपना ख्याल रखने की वजह से वह 30-35 से ज़्यादा की नहीं लगते थे। उनकी शख्सियत में एक खास वकार था। मैं उनसे मुतासिर हो गई थी। नवेद की बीवी मर चुकी थी और वह अकेले जिंदगी गुजार रहे थे। अगर नवेद की शादी मुझसे हो जाती तो मैं बेपनाह दौलत की मालिक बन जाती। ऑफिस में बॉस को जो भी काम होता था, वह सबसे पहले मुझे ही फ़ोन करते थे और मैं ही उनका पैगाम आगे तक पहुंच जाती थी। इस तरह नवेद साहब से रोज़ ही टकराव होता था। नवेद को मुताससिर करने के लिए मैं नवेद के दीगर काम भी करने लगी थी, जो मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं थे। उनके कमरे की सफाई चेक करना, चाय भिजवाना वगैरह हल्के हल्के। बॉस भी अपने कामों के लिए मुझ पर डिपेंड होने लगे थे। मेरी चालाकी काम आ रही थी। मेरे काम से मुतासिर होकर बॉस ने मुझे अपनी पसंद वकर बना लिया। मैंने भी उनको अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की। मैं जानती थी कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए चालाकी की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ मेहनत करने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैंने उनके सामने अपनी मज़लूमियत का खूब रोना रोया था। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका है और रिश्तेदार मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते, इसलिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरी दुख भरी दास्तां सुनकर उनको मुझसे हमदर्दी हो गई थी और बहुत जल्द ये हमदर्दी पसंदीदगी में बदल गई थी। मैंने अपनी अदाओं से जल्द ही बॉस के दिल में जगह बना ली थी। मौका परस्त बनकर हर मौके से फ़ायदा उठाना तो बचपन से ही मेरी आदत बन चुकी थी।
मुझे मालूम था कि शॉर्टकट से दौलत कमाने के लिए मुझे अपने से 2 गुना उम्र के आदमी को काबू करना था, और मेरे लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस फिर ये हुआ कि नवेद ने जल्द ही मुझे शादी की पेशकश कर दी थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। मैंने फौरन हाँ कर दी थी। 3-4 दोस्तों की मौजूदगी में मेरा नावेद से निकाह हो गया था, और मैं नवेद के शानदार बंगले में आ गई थी। बंगला क्या था, ये तो एक शानदार महल था। हर कमरे में नई नई सजावट और फर्नीचर था। मैं हैरत से हर एक चीज को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं बहुत खुश थी और नवेद के साथ बैठी चाय पी रही थी। तभी नवेद की बेटी चली आई। नवेद की पहली बीवी से उसकी एक बेटी भी थी, जिसका नाम अलीना था। शादी के वक्त अलीना अपनी खाला के घर गई हुई थी, इसलिए उसे नवेद की शादी का पता नहीं था। एक हफ्ते बाद वह वापस आई तो मुझे नवेद के साथ कमरे में देखकर हैरान रह गई थी। ये लड़की तो आपकी ऑफिस वर्कर है ना बाबा? ये यहाँ क्या कर रही है? उसने हैरान होकर पूछा। अलीना बेटा, ये तुम्हारी माँ है। गुड़िया, मैंने इससे से शादी कर ली है। आओ अपनी माँ से मिलो, नवेद ने कहा तो अलीना का मुस्कुराता चेहरा एकदम उदास हो गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया था और वह नफरत से मुझे देखने लगी थी। आपने सोचा भी कैसे बाबा कि मैं उसे अपनी माँ बोलूंगी? और वो गुस्से से चिढ़कर अपने कमरे में चली गई। नवेद भी उसे आवाज देते उसके पीछे चले गए थे। मैं भी खामोशी से उठकर नवेद के पीछे ऊपर आ गई थी और छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। नवेद अलीना को मना रहे थे। अपने बाबा से नाराज ना हो गुड़िया, तूबा बहुत अच्छी लड़की है, देखना वह तुम्हारा ख्याल रखेगी। आपको शादी के लिए यही लड़की मिली थी। बाबा, शादी करनी थी तो किसी औरत से करते आप, पर सब ने कितना जोर डाला था दूसरी शादी के लिए। तब तो आपने साफ मना कर दिया था, और अब उसको बीवी बनाकर उठा ले आए हैं। किसी को बताए बिना आपने फैसला कर लिया। आप ठीक से जानते भी हैं इससे यह है कौन लड़की, उसका खानदान कैसा है। 6 साल की उम्र होते हुए अलीना समझदारी की बातें कर रही थी। अच्छा प्लीज गुस्सा ना करो। आई एम सॉरी बेटा, मुझे पहले तुम्हें बताना चाहिए था। नवेद ने मिन्नत सामाजत करके किसी तरह अलीना को मना लिया था। मुझे घर में अलीना की हैसियत का अंदाजा हो गया था। वह नवेद के दिल का टुकड़ा थी। नवेद किसी सूरत उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नवेद उससे बहुत मोहब्बत करता था। अलीना बड़ी खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। नवेद उस पर दिल खोलकर खर्च करते थे। लाखों रुपया तो वह अपनी शॉपिंग पर उड़ा दिया करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। अगर नवेद ऐसे ही उस पर अपनी दौलत लूटाते रहे तो एक दिन वह सब कुछ खत्म कर देगी। बाबा, मुझे नए ब्रांड की जैकेट चाहिए और हैंडबैग भी। अलीना ने मोबाइल पर कुछ देखते हुए कहा। ठीक है गुड़िया, जो तुम्हें पसंद हो ले लो, नवेद ने मोहब्बत से कहा और क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं भी पास ही खड़ी थी और अंदर ही अंदर गुस्से से खोल रही थी। लाखों रुपए तो वह शॉपिंग पर उड़ा दिया करती थी और नवेद कभी उसे मना भी नहीं करते थे। अगर वो इसी तरह पैसे लुटाते रहे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने दिल में सोचा, अलीना की ये आदत मुझे किसी भी सूरत कबूल नहीं थी। मुझे दौलत अजीज थी और मैं उस खत्म होते नहीं देख सकती थी। एक दिन मैंने बातों ही बातों में नवेद से कहा था, अलीना बड़ी फिजूल खर्च है, बेकार की चीजों पर इतने पैसे उड़ा देती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं कि देखभाल कर खर्च क्या करे? मैं उसे खर्च करने से कैसे मना कर सकता हूँ? यही तो उसकी उम्र है एंजॉय करने की। वैसे भी यह सब उसी का तो है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा था। असल में ये सब दौलत जायदाद उसकी माँ की है।
उसकी माँ ने बहुत पहले ही अपना सब कुछ अलीना के नाम कर दिया था। नवेद की बात सुनकर मैं दम रह गई थी। मतलब नवेद का कुछ ना था। अलीना की शादी के बाद सब कुछ उसी के साथ चला जाना था और मैं वही की वही गरीब रह जाती। मेरे हाथ कुछ न आता। यानी मैं अलीना के रहमो करम पर थी। नवेद को कुछ हो जाता तो अलीना मुझे इस घर से बाहर खड़ा कर सकती थी और मैं कुछ न कर पाती। मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई थी। अपनी मेहनत के बाद भी मैं खाली हाथ थी। मैं अपने जहन में मंसूबा बंदी कर रही थी। मुझे अलीना की दौलत हासिल करने के लिए जरूर कुछ करना था और बहुत जल्द मैंने अलीना से दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस तरह नवेद भी खुश हो जाते और मुझे मौका मिल जाता कि मैं उसे काबू में कर सकूं। सबसे पहले मैंने उसे भी नवेद की तरह अपने माँ बाप के मरने और अकेले रह जाने की झूठी कहानी सुनाई और उसकी हमदर्दी हासिल की। फिर उससे रोज बातें शुरू कर दी थी। मैं उसकी तारीफ करती, अलीना यह वाकई बहुत खूबसूरत जैकेट है। तुम्हारा फैशन सेंस कमाल का है। मैंने मुस्कुराकर कहा जब वो अपनी नई खरीदी हुई जैकेट पहने आईने के सामने खड़ी थी। अलीना ने मेरी तरफ देखा फिर हल्के से मुस्कुरा दी। तुम्हें वाकई पसंद आए? हाँ बहुत, तुम्हारी हर चीज इतनी स्टाइलिश होती है। मैं सोच रही थी कि कभी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाऊं। तुम्हारी चॉइस से कुछ खरीदूंगी। जी, अलीना ने खुश मिजाजी से कहा। अलीना को मेरी बात पसंद आई थी। अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें शॉपिंग के सारे टिप्स दूंगी। उसने दिलचस्पी से कहा। ये मेरी कामयाबी का पहला कदम था। अगर अलीना मुझ पर भरोसा करने लगती है तो नवेद को भी लगता कि मैं उसकी बेटी का ख्याल रख रही हूँ। फिर मुझे अपनी असल मंजिल तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मैंने अलीना से दोस्ती करने की कोशिश जारी रखी। वो शुरू में मुझसे दूरी बनाए रखती थी मगर मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने उसके कमरे में झांका और आहिस्ता से अंदर चली गई। क्या हुआ अलीना, कुछ परेशान लग रही हो? मैंने पूछा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कुछ नहीं, बस मूड अच्छा नहीं है। बोर हो रही हूँ। अगर तुम कहो तो बाहर चलते हैं। तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओगी और बोरियत भी खत्म हो जाएगी। अलीना ने पहले मना किया मगर मेरे ज्यादा कहने पर वह मान गई। हम एक कैफे में चले गए जहां मैंने उसकी पसंदीदा कॉफी ऑर्डर की। उससे इधर उधर की बातें करने लगी। पहली बार मैंने उसे खुलकर हंसते हुए देखा। वो हल्के हल्के मुझसे बातें करने लगी और अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी। मैंने भी दिलचस्पी से उसकी हर बात सुनी। उसने कहा तुम बहुत अच्छी हो तूबा। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी केयरिंग हो। अलीना ने मुस्कुराकर कहा। तो मैंने सुकून की सांस ली कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही हूँ। अब हम अक्सर साथ वक्त गुजारने लगे। कभी शॉपिंग, कभी कैफे, कभी ड्राइव पर जाना हमारा मामूल बन गया था। नवेद भी खुश। अलीना मुझ पर भरोसा करने लगेगी। फिर मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अलीना मुझ पर बहुत जल्द भरोसा करने लगी थी। हम अक्सर एक साथ वक्त गुजारते। वह मुझे अपना दोस्त समझने लगी थी। मैं इस लम्हे का इंतजार कर रही थी कि वो पूरी तरह मेरे काबू में आ जाए। मैं हल्के हल्के उसे खाने पीने की चीज़ों में जहर मिलाकर देने लगी। ये जहर ऐसा था जो फौरन असर नहीं दिखाता था बल्कि हल्के हल्के जिस्म को कमज़ोर कर देता था ताकि किसी को शक ना हो। अलीना अक्सर सर दर्द और कमज़ोरी की शिकायत करने लगी। कभी उसका रंग पीला पड़ जाता तो कभी वह बेवजह थकावट महसूस करती। नवेद उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करता पर वह मना कर देती। मैं भी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। अलीना आजकल ज़्यादा डाइट कर रही है इसलिए कमज़ोर हो रही है और कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें। मैंने कहा तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए अलीना। भला तुम्हें डाइट की क्या ज़रूरत है? इतनी स्मार्ट तो हो तुम पहले से ही। अलीना ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और बोली शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरी बात से नवेद भी मुतमईन हो गया
था मेरा मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा था। अलीना का हल्के हल्के कमज़ोर हो रही थी और नवेद बेखबर था। मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर अलीना एक दिन मर गई। रात को वो अपने कमरे में मुर्दा मिली। नवेद ने उसे जब इस हालत में देखा तो दीवानों की तरह चीखने लगा। अलीना हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। घर में कोहराम मच गया। डॉक्टर आया। मुआयना करने के बाद अफसोस से सर हिलाते हुए कहा कि अब अलीना इस दुनिया में नहीं रही। शायद कोई अंदरूनी बीमारी थी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। आपको पहले ही टेस्ट करवाने चाहिए थे। नवेद चीख चीख कर रोने लगा था। उसने बेबसी से अपनी बेटी का हाथ थामा और रोते हुए बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी गुड़िया मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं खामोशी से ये सब देख रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैं जीत चुकी थी। मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी थी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। ये घर, ये दौलत, सब कुछ सिर्फ मेरा था। मैंने नवेद को तसल्ली दी थी, जो खुदा की मर्जी वही होता है। अलीना दफन हो चुकी थी। अगले दिन उसके लिए दुआ रखी थी, लेकिन नवेद ना। जाने कहाँ गायब था। मैं हैरान होने के साथ कुछ फिक्रमंद भी थी। शाम तक नवेद घर वापस आ गया था और अपने कमरे में बंद हो गया। मैं जानती थी कि नया नया सदमा है। कुछ दिन में वह नॉर्मल हो जाएगा। तब तक मैं उसे अपनी औलाद की खुशखबरी भी दूंगी। फिर तो वह अलीना को बिल्कुल भूल जाएगा। अलीना के इंतकाल को 3 दिन हो चुके थे। एक दिन नवेद ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। नवेद मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक अलग रास्ते की तरफ चल पड़ा था। उसके चेहरे पर इस कदर उदासी थी कि मुझे उससे पूछने की हिम्मत ना हुई। मुझे लगा कि शायद वह कब्रिस्तान जा रहा था। गाड़ी रुकी तो नवेद ने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। ये कब्रिस्तान तो ना था, ये तो कोई सुनसान सी जगह थी। नवेद मुझे अपने साथ एक झोपड़ी में ले आया। झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। मैंने हैरत से चारों तरफ देखा। ये किसकी झोपड़ी है नवेद? यह आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मैंने हैरत से पूछा। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताने के लिए यहाँ लाया हूँ, क्योंकि तुम भी एक ऐसी झोपड़ी से सफ़र तय करके मेरे आलीशान घर तक पहुँची थी। उसके लहजे में गुस्सा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बेयकीनी से कहा। तुमने जो कुछ किया उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। ये झोपड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कहाँ से आए हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज़ में घबराहट थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ। मुझे पता चल गया है तुम क्या थी, तुम्हारा माजी क्या था, और वह भी जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया। नवेद की आवाज़ में गुस्सा था, जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। तुम एक ऐसी झोपड़ी की पैदावार थी, इसलिए इज्जत की जिंदगी तुम्हें रास ना आई। उसके अल्फाज जैसे तेज धारदार खंजर की तरह मेरे दिल में उतर रहे थे। मेरे दिल में, दिमाग में तूफान उठ रहा था। यह आप क्या कह रहे हैं नवेद? मेरी आवाज़ कांप रही थी। दौलत और पैसे के लालच में अंधी होकर तुमने मेरी बेटी का कत्ल किया। मेरी मासूम बेटी छीन ली। उसका क्या कसूर था? तुमने उसे अपने लालच के भेंट क्यों चढ़ा दिया? उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मेरे जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने कुछ नहीं किया। नवेद, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये गलतफहमी तो मुझे पहले थी, जो अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारा माजी, तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारा जुर्म, सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसे जहर
दिया गया है, और तुम नहीं जानती थी कि मेरे घर में कैमरे लगे हैं। किचन में भी कैमरा है, नवेद ने सख्त लहजे में कहा। रिकॉर्डिंग में सब साफ देखा जा सकता है। तुमने अलीना को जूस और दूध में कई बार जहर मिला कर दिया है। तुम्हारे जुर्म की पूरी दास्तां कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं कांपते हुए जमीन पर बैठ गई थी। नवेद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद है, जो तुम्हारी सजाए मौत के लिए काफी है। नवेद की आंखों में कोई रहम नहीं था। मैं जान गई थी कि अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। नवेद, प्लीज खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दौलत के लालच में आ गई थी। मैंने नवेद के आगे हाथ जोड़ दिए थे। तुम्हारे जुर्म की माफी तो खुदा भी नहीं देगा। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? नवेद वापस मुड़ गया। तभी कुछ पुलिस वाले झोपड़ी में आए और मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी थी। मैं झोपड़ी से सीधा जेल पहुंच गई थी। मेरे गुनाहों की लिस्ट लंबी थी। मेरे खिलाफ सबूत थे, इसलिए बहुत जल्दी अदालत का फैसला आ गया था। मुझे 24 साल कैद की सजा सुना दी गई थी। वह अपने लालच की वजह से नवेद के बंगले से सीधा काल कोठरी तक पहुंच गई थी। तब तन्हाई में मुझे अपना गुनाहों का बहुत एहसास हुआ था। मैंने जेल में भाई और माँ से मिलने ख्वाहिश की थी। पता चला कि माँ का तो इंतकाल हो गया था और भाई ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। मैं अकेली जेल में आंसू बहाती रह गई थी।